नमस्कार दोस्तों। हम लोग आज साइबर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और साइबर का मैं जितना भी क्लासेज होगा वो आप लोगों के साथ लूँगा और अपने यूट्यूब चैनल पे डालूँगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि साइबर सुरक्षा चिंता का विषय क्यों है। आखिरकार साइबर सुरक्षा चिंता का विषय क्यों है, तो पहले तो जान जाए कि आज के इंटरनेट, कंप्यूटर, स्मार्टफोन तथा संचार प्रौद्योगिकी के अन्य उपकरण हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। कल्पना कीजिए कि हम अपने प्रत्येक दिन का कितना समय इन स्मार्ट उपकरणों का उपयोग करने पर खर्च करते हैं। हमने गूगल, ईमेल्स, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक इत्यादि जैसे इंटरनेट संचार माध्यमों को अपने दैनिक गतिविधियों का एक अभिन्न हिस्सा बना लिए हैं, किंतु हम में से अधिकांश लोग साइबर सुरक्षा एवं स्वयं को साइबर अपराधों से बचाने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों के प्रति अनभिज्ञ हैं। अभी भी उनको ये जानकारी नहीं है कि हम किस प्रकार से साइबर सुरक्षा से बच सकते हैं। इन्हीं तथ्यों पर बात करने के लिए हम अपने यूट्यूब चैनल पे साइबर से संबंधित जानकारियों को आप लोगों के बीच साझा करेंगे। चलिए हम बात करेंगे सबसे पहले कि साइबर अपराध है क्या चीज़ है ये साइबर अपराध। साइबर अपराध ऐसे अपराध होते हैं जो कंप्यूटर, इंटरनेट या मोबाइल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके व्यक्तियों, कंपनियों या संस्थाओं के प्रति किए जाने वाले अपराध। साइबर अपराध सोशल नेटवर्किंग साइटों, ईमेल, चैट रूम, नकली सॉफ्टवेयर, वेबसाइट इत्यादि जैसे प्लेटफार्मों का उपयोग कर पीड़ितों पर हमला करने के लिए करते हैं। इसमें बच्चे भी विभिन्न प्रकार के साइबर अपराध के शिकार हो सकते हैं। क्या आप लोग एक चीज जानते हैं कि हम जो भी सूचना या तो व्यक्तिगत हो या सार्वजनिक हो, उसको इंटरनेट पे जब हम लोग साझा करते हैं तो हमेशा के लिए डिलीट नहीं होती है और उसे हमेशा के लिए डिलीट करना कठिन भी है। इसीलिए वो जो जानकारियाँ जो हम साझा करते हैं, चाहे व्यक्तिगत हो या फिर सार्वजनिक हो, वो हमेशा इंटरनेट पे जो है कि उपलब्ध रहती है। हम आप लोग को वीडियो में बुकलेट भी दिखाते चल रहे हैं, जिससे आप लोग खुद भी उसके बारे में पढ़कर जानकारी उपलब्ध कर लें। अब इसमें साइबर अपराध के बारे में जानिए। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन कार्रवाई दल CERT इन के अनुसार वर्ष 2017 के दौरान भारत में 53,000 से अधिक साइबर सुरक्षा संबंधी घटनाएं की सूचना प्राप्त हुई है। तो आप समझ सकते हैं 53,000 2017 में, जबकि अमूमन बहुत कम लोगों के पास मोबाइल और कंप्यूटर हुआ करते थे। उस दौरान में 53,000, और ये आंकड़े हैं जो दर्ज कराए गए हैं। CERT इन पोर्टल पे ये दर्ज कराए हुए आंकड़े हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इन आंकड़ों को या जिनके साथ साइबर अपराध हो जाता होगा तो अपना कंप्लेन दर्ज नहीं कराते होंगे। 53,000 एप्लीकेशंस साइबर घटनाओं से संबंधित हमें प्राप्त हुए थे। अब एक चीज ये क्या आप जानते हैं साइबर हमला आदि अधिक जटिल होते जा रहे हैं। इनका लक्ष्य जो है कि फोन नंबर, पता, फोटोग्राफ, बैंक संबंधी विवरण इत्यादि जैसे व्यक्ति की जानकारी को चुराना है। साइबर अपराधियों द्वारा आपकी इस व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग आपके खिलाफ कई तरीकों से किया जा सकता है, जैसे कि जाली प्रोफाइल बनाकर साइबर खतरा दे सकते हैं। यानी आपका फोटो चुरा लेंगे और उससे वो लोग क्या करेंगे कि एक जाली प्रोफाइल आपका बना लेंगे और आप उस जाली प्रोफाइल का उपयोग अन्यंत्र कई जगहों पे करेंगे, जिसके लिए आप साइबर अपराध के शिकार हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, हमें इन अपराधियों को धूल चटाने का अब समय आ गया है।
आप इस बात से चिंता न करें, एहतियात बरतें तथा सजग रहकर आप स्वयं को साइबर अपराध से बचा सकते हैं। हम और हमारी साइबर हेल्प डेस्क टीम आप लोगों के साथ हमेशा रहेगी और साइबर अपराध किस प्रकार से होते हैं उसके बारे में आप लोगों को जानकारियाँ दिया जाएगा और हम पूरी तरह से यह प्रतिबद्ध हैं कि आप लोगों को साइबर हमले से बचाया जाए और आप लोगों को साइबर हमले के शिकार बनने से खतरे को कम करने अपितु नील करने की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ आप लोग पॉइंट आउट करते चलेंगे। क्या आप लोग एक बात को जानते हैं कि हैकर ऐसे कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो अनपेक्षित उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग या दुरुपयोग करके व्यक्तियों को वित्तीय हानि या उनके प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाने के लिए कर सकता है। जो हैकर्स आपके कंप्यूटर को क्षति पहुंचा सकते हैं, आपके जो डाटा हैं वहाँ तक पहुँच सकते हैं और आपके डाटा तक पहुँचने बनाने के लिए मालवेयर्स, वायर्स या ट्रांजैक्शंस का उपयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों हम आप लोगों को बताएंगे कि जो साइबर अपराधी हैं वे हमारे तक पहुंचने के लिए और उनका एक विशेष उद्देश्य होता है जिस उद्देश्य को लेकर वे हमें हानि पहुंचाते हैं। लेकिन हम अब आप लोगों को साइबर अपराधियों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कुछ सामान्य जानकारियां देंगे, जो समान तरीके हैं जिनके तहत वे जो हैं कि आपके साथ साइबर ठगी करते हैं, तो उसके बारे में हम आप लोगों को जानकारियां देंगे। ईमेल प्रूफिंग। ईमेल प्रूफिंग क्या है ये आप तो जानना चाहें। आपको ऐसे ईमेल भेजकर वास्तविक लगे तथा विश्वसनीय ईमेल आईडी से भेजा गया है लगे, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। ईमेल इस प्रूफिंग क्या है, आपको क्या करेंगे कि वे लोग आपके ईमेल आईडी पे एक मेल भेजेंगे और आपको लगेगा कि वो जो मेल किया गया है वो किसी वास्तविक ईमेल आईडी से किया गया है, लेकिन वो वैसा नहीं होता है। दूसरा है द्वेषपूर्ण फाइल एप्लीकेशंस। आपके स्मार्टफोन पर या व्यक्तिगत डाटा तक पहुंचने या पहुंच बनाने के लिए सीधे मैसेज भेजना, गेमिंग, जैसे सीधे आपको मैसेज कर देंगे मैसेंजर के थ्रू या व्हाट्सएप से थ्रू। उसके बाद वो गेमिंग जो है, गेमिंग आप समझ रहे हैं, ईमेल समझ रहे हैं, वेबसाइट जो है उसके बारे में समझ रहे हैं। इन सारी चीज़ों के द्वारा आपको द्वेषपूर्ण तथा बुरे एप्लीकेशन और फाइल भेज सकते हैं। अब बुरे एप्लीकेशन आपके फाइल पे वो लोग भेज सकते हैं, तो उससे भी हमें बचना है इस चीज़ों से। दूसरा है सामाजिक इंजीनियरिंग। तीसरा पॉइंट जो है हमारा सामाजिक इंजीनियरिंग है। ये क्या है? सामाजिक इंजीनियरिंग एक ऐसी तकनीकी है जिसका प्रयोग साइबर अपराधियों द्वारा आपसे जानकारी प्राप्त करने के लिए, आपका विश्वास जीतने के लिए किया जाता है। आपकी जानकारी प्राप्त करने तथा आपको कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए साइबर अपराधी आपसे वार्ता स्थापित करेंगे और वार्ता स्थापित करने का प्रयास करेंगे। इस बात का प्रयोग करता है वो लोग जो है कि आपसे वार्ता करेंगे और आपको अधिक से अधिक क्या पसंद है उसकी जानकारी इकट्ठा करेंगे। मान लीजिए कि आपको ऑनलाइन गेम खेलना पसंद है, तो बहुरूपिया एक अन्य बच्चे की तरह व्यवहार करेगा और आपको बातचीत तथा आपकी जानकारी साझा करने के लिए आमंत्रित करेगा। तो आपको जैसे आपसे वो पहले पता करेंगे आपको क्या चीज़ पसंद है। तो आपको अगर गेम खेलना पसंद है तो क्या करेंगे कि किसी अनजान व्यक्ति की तरह वो आपसे बात करेंगे और आपसे बताएंगे कि एक गेम है और इस गेम को खेलने से ये लाभ है, और आप जो है कि उनके झांसे में आ जाएंगे और इसी झांसे से हमें बचना है। अगला जो है साइबर बुलिंग क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक तथा संचार माध्यमों जैसे कंप्यूटर हो गया, फोन हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया इत्यादि का प्रयोग करके किसी को भी बुली करने का एक प्रकार है, जैसे प्रताड़ित करने का,
उस मतलब आपको वो लोग प्रताड़ित करेंगे, इनके जरिए, लैपटॉप इत्यादि के जरिए आपको फ़ोन करके परेशान करेंगे, आपको अनावश्यक फोटो भेजकर परेशान करेंगे। तो ये जो है साइबर बुलिंग के अंतर्गत आता है। साइबर बुलिंग क्या है? अब जो है कि पहचान चुराना, वो पहचान चुराना क्या है? तो आप समझ सकते हैं, वित्तीय लाभ के लिए अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर सहयोगियों के नाम का ऋण लेने या अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की पहचान को जानबूझकर क्षति पहुंचाना। जैसे वो क्या करेंगे इसमें कि वो आपके किसी मित्र के फोटो चुरा लेंगे और उस फोटो से एक प्रोफाइल क्रिएट कर लेंगे और उस प्रोफाइल से आपको मैसेज करेंगे कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ और मुझे फलां समस्या है और कृपया मेरे मोबाइल पे इतना पैसा तत्काल भेज दो। और आप बिना अपने मित्र से वार्ता किए उस मोबाइल पे जो है कि पैसा भेज देते हैं और आप साइबर अपराध का शिकार हो जाते हैं। जॉब फ्रॉड, नौकरियों के संबंध में जालसाजी, नौकरियां जो हैं उनके संबंध में, जैसे क्या करेंगे कि किसी कर्मचारी अथवा भावी कर्मचारी द्वारा अपने नियोक्ता के प्रति धोखाधड़ी या कपटपूर्ण निपुण करेंगे। इस प्रकार का जो है विवाद हम लोगों के सामने इसमें बहुत ज़्यादा आ रहा है। वो लोग क्या करते हैं कि बेरोजगारों को टारगेट करते हैं, अनएम्प्लॉय को क्या करते हैं, वो लोग कॉल करेंगे और कहेंगे कि फला काम है और फला में आपको इतना रुपया मिलेगा। अब उसमें आप एकदम से क्या है कि एकदम से आपको लगेगा कि हाँ हमें नौकरी मिल जाएगी और नौकरी के लाभ या नौकरी के लालच में आकर हम उनके धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं और इस प्रकार से हम एक बड़े साइबर अपराध का शिकार हो जाते हैं। अब बैंकिंग फ्रॉड क्या है? स्वयं को बैंक या अन्य वित्तीय संस्था के रूप में प्रस्तुत करके जमाकर्ता के खाते से धोखाधड़ी करने का या धन प्राप्त करना, यही बैंकिंग फ्रॉड है। इसमें क्या होता है कि वो आप लोगों को फोन करेंगे और बोलेंगे कि आपकी केवाईसी समाप्त होने वाली है, उसको हम संचालित करने के लिए, रीओपन करने के लिए, रीस्टार्ट करने के लिए आपके मोबाइल पे एक मैसेज भेज रहे हैं और उसमें एक ओटीपी जाएगी। उस ओटीपी को आप बता दीजिए और आपका जो है कि हम तत्काल में केवाईसी कर देंगे। आप सोचते हैं कि बैंक पे जाने से अच्छा है कि हमारी केवाईसी हो ही जाए। अब उस कंडीशन में आप क्या करते हैं कि उनको ओटीपी शेयर कर देते हैं और अगले क्षण आपको पता चलता है कि हमारे अकाउंट से बहुत सारे पैसे कट गए हैं और हम एक साइबर अपराध के शिकार हो गए। इसी प्रकार से वो अन्य तरीकों को भी अपना के आपके साथ बैंकिंग फ्रॉड कर लेते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम साइबर बुलिंग। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा विस्तार से जानेंगे कि साइबर बुलिंग जो हमने आपको अभी बताया कि साइबर बुलिंग क्या है। तो साइबर बुलिंग उन साइबर खतरों में से एक है जिनका सामान्य बच्चों युवाओं द्वारा किया जाता है। अब क्या है कि साइबर बुलिंग का ज़्यादातर प्रयोग जो है कि बच्चों और युवाओं को के लिए किया जाता है। यद्यपि साइबर बुलिंग में कोई भी प्रभावित हो सकता है, परंतु साइबर खतरों के बारे में सीमित समझ होने के कारण बच्चे आसानी से साइबर बुलिंग के शिकार हो जाते हैं। साइबर बुलिंग से तात्पर्य इंटरनेट, मोबाइल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके असभ्य, घटिया और तकलीफ देह संदेश, टिप्पणी या मैसेज या वीडियो बनाकर किसी को जानबूझकर तंग करने या डराने धमकाने। किसी भी बुली द्वारा दूसरे को डराने धमकाने के लिए टेक्स्टाइज मैसेज, ईमेल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और वेब पेज पर चैट रूम आदि का प्रयोग किया जाता है। तो यही हमारी साइबर बुलिंग है। आप समझ गए होंगे अब इसके बारे में कि साइबर बुलिंग क्या चीज़ें हैं। तो इसमें युवाओं और बच्चों को जो है कि टारगेट किया जाता है और उनको क्या है कि अश्लील फोटो भेज देंगे, अश्लील वीडियो भेज देंगे, घटिया मैसेज कर देंगे, अन्य टिप्पणियां कर देंगे और उससे उनको उसमें फंसा लेंगे और फंसाने के बाद क्या है कि जानबूझ के उनको डराएंगे, धमकाएंगे और उसके धमकी में आकर जो है कि हम फंस जाते हैं साइबर में। और ये घटना जब हो जाती है तो हम आप लोगों को
इस घटना के बाद जो है कि क्या होता है कि हम लाज के बस या सोशल यानी सामाजिकता के कारण हम किसी को बता नहीं पाते हैं और उनके झांसे में पड़ते चले जाते हैं। लेकिन इससे बचने के लिए आप लोगों को तत्काल 1930 पे कॉल करना है। 1930 नंबर याद करिएगा, 1930 पे कॉल करके हमें सूचना देनी है और हमारी हेल्प डेस्क, साइबर हेल्प डेस्क टीम जो है वो आपकी मदद करेगी। अब एक और चीज़ है कि आप इस बात से जानते हैं कि शुरू में तो वो इस बात का एहसास भी नहीं होता है कि कोई हमारे साथ ऑनलाइन बुलिंग कर रहा है। साइबर बुलिंग कोई जानकार व्यक्ति, दोस्त, रिश्तेदार या ऐसे अनजान व्यक्ति भी हो सकते हैं जिससे हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या चैट रूम, गेमिंग पोर्टल आदि के ऑनलाइन से मिले हैं। तो ये बुलिंग जो है, साइबर बुलिंग जो है कि हमारे जानकार लोग भी कर सकते हैं हमारे साथ। जो हमारे दोस्त मित्र हैं वो भी दोस्त मित्र कैसे, जो दोस्त मित्र जो हमसे 2 महीना पहले से हमारे फेसबुक फ्रेंड है, 2 महीना पहले से हमारे इंस्टाग्राम फ्रेंड है, तो हमें लगेगा कि 2-3 महीने से हमारा फ्रेंड है तो हमारा दोस्त ही है, और वो हमारे अनजान नहीं हो पाता है। वो हमें लगता है कि हमारा जानकार व्यक्ति है, हमारे सारे कमेंट्स लाइक कर रहा है, हमारे सारे कमेंट पे टिप्पणी कर रहा है, तो वो हमें क्या करता है कि साइबर बुलिंग के झांसे में आसानी से फंसा लेता है। तो उससे भी हमें बचने की ज़रूरत है। अब साइबर बुलिंग के बारे में और आप जानिए कि बच्चों के प्रति साइबर बुलिंग के परिणाम कई प्रकार के होते हैं। ये शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक परिणामों के रूप में हो सकते हैं, जिससे न केवल विद्यार्थियों का शैक्षणिक निष्पादन बल्कि काफ़ी हद तक उनका दैनिकी जीवन भी प्रभावित होता है। साइबर बुलिंग चिंतित है, चिंता न करें। अब साइबर बुलिंग अगर आप चिंतित हैं तो चिंता न करिए। जागरूकता और सावधानी से आप बिना किसी डर के इंटरनेट और मोबाइल टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं। आपको सतर्क होने और स्वयं को अपने दोस्तों को और साइबर बुलिंग से बचाने के लिए सुरक्षा उपाय का अनुपालन करने की जरूरत है। अब हम आप लोगों से किस प्रकार से शिकार होने से आपको कैसे बचाया जा सकता है, साइबर बुलिंग के शिकार से आप कैसे बच सकते हैं, उसके बारे में हम आप लोगों को जानकारियाँ देंगे। जैसे साइबर बुलिंग के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं, उसी तरह सारे चीज़ों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा आप लोगों को। तो और चीज़ें के बारे में आप लोग अभी ना पूछिए, जो साइबर बुलिंग अभी हम बता रहे हैं आप लोगों को उसके बारे में अभी सोचिए और अपना ध्यान जो है साइबर बुलिंग को समझने के प्रति और उससे बचने के लिए अपने ध्यानों को क्या करिए कि केंद्रित करिए। अब देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करें। अब समझ जाइए, कोई व्यक्ति जो आप उसे नहीं जानते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट बिल्कुल स्वीकार नहीं करना है। साइबर बुलीज अपने शिकारी से दोस्ती करने के लिए जाली अकाउंट भी बना सकते हैं। उनका अकाउंट मैक्सिमम जाली ही होता है, ये भी समझिए आप लोग, उनका अकाउंट जाली ही होता है और वो आप लोग को साइबर बुलिंग का शिकार बनाने के लिए आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट या मैसेज भेजते हैं। अनुभव सिद्ध ढंग से उन्हीं लोगों को ऑनलाइन से जोड़ें जिन्हें आप ऑफलाइन भी जानते हो। तो ज़्यादातर अपने फेसबुक फ्रेंड या अन्य फ्रेंड वही लोगों को बनाएं जिनको आप ऑफलाइन जानते हैं, उनको ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपने मित्र बनाएं। इस सावधानी के साथ हम लोग जो है कि साइबर बुलिंग से बच सकते हैं। अब सोशल मीडिया या अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी निजी सूचना जैसे जन्म तिथि, पता और फ़ोन नंबर साझा न करें। अपनी ऑनलाइन पोस्ट तक कौन पहुंच सकता है और इसके लिए आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्राइवेसी सेटिंग, अगर सब लोग सोशल मीडिया का उपयोग कर ही रहे हैं तो सबको तो इतना पता ही होगा कि प्राइवेसी सेटिंग क्या है। तो प्राइवेसी सेटिंग पर जाएं और अपनी प्रोफाइल तक केवल आपके दोस्त ही पहुंच सके, वो ही जा सके या किंतु याद रखें, सभी पोस्टों के लिए प्राइवेसी का विकल्प सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन कोई हमें वो बात नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे प्लेटफॉर्म पर पिक्चर स्टोरेज बाय डिफ़ॉल्ट ही पब्लिक होती है, तो उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ज़्यादातर पोस्ट अगर आप करते हैं
तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि वहाँ तक, उस पोस्ट तक जो है कि आपके फ्रेंड जो है वही पहुँच सके। इसके लिए आप प्राइवेसी का प्रयोग हमेशा करते रहें। अगला क्या है, याद रखें कि आप जो भी ऑनलाइन पोस्ट करते हैं वह वही रहता है, इसीलिए महत्वपूर्ण है कि सतर्क रहें और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कमेंट्स या पोस्ट में अपना फ़ोन नंबर या निजी ब्यौरा साझा न करें। तो इस बात को भी आप स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं कि यदि ऑनलाइन पोस्ट कर रहे हैं तो वह वहीं तक से सीमित रखें कि उसमें हमें अपने जो है कि मोबाइल और जो है कि फ़ोन नंबर कमेंट्स में पोस्ट नहीं करना है। इस बात को भी हमें बचना है। अब देखिए, कभी भी अनजान स्रोतों से अनावश्यक सॉफ्टवेयर या एप्स जैसे डेटिंग ऐप, ऑनलाइन गेम आदि को इंस्टॉल न करें। चैट रूम में चैटिंग करते समय आपके विशेष रूप से सतर्क होना चाहिए। चैट रूम में अपने निजी ब्यौरे कभी साझा न करें और अपनी पहचान को सीमित रखें। जितना हो सके अपने पहचान को सीमित रखें। और मैंने आप लोगों को बार बार इस बात का जोर दिया कि अपनी पहचान उन्हीं तक सीमित रखें जिन्हें आप लोग ऑफलाइन भी जानते हैं। अब अगला जो पॉइंट है वो ये है कि यदि किसी दोस्त या अनजान व्यक्ति की पोस्ट पढ़कर आप दुखी महसूस कर रहे हैं तो उस पर आक्रामक उत्तर न दें। इसे बुली इस प्रकार के मैसेज पोस्ट जो है कि करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यदि पीड़ा कर पोस्ट या मैसेज आपके दोस्त का हो तो दोबारा ऐसा न करने का अनुरोध करें। उससे कर सकते हैं। यदि आप बार बार इस प्रकार के मैसेज या पोस्ट प्राप्त करते हैं तो कृपया तत्काल अपने माता पिता या बड़ों को इसकी जानकारी दें, जिससे आपकी सहायता कर सकते हैं। तो इसमें आप जानकारी हमें भी दे सकते हैं 1930 पे कॉल करके। तो अब इसमें ये क्या है, क्या इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग समझ जाए क्या है। अगर कोई धार्मिक उन्माद से अगर कोई पोस्ट करता है उस पर हमें उत्तर नहीं देना है। अगर वो चीज़ें जो है कि साइबर अपराध, आप साइबर अपराध कर देंगे अगर उस पर आक्रामक उत्तर दे देते हैं तो आप खुद साइबर अपराध कर देंगे। जैसे अगर मान लीजिए किसी धर्म के खिलाफ कुछ अनावश्यक शब्द बोला गया है और आप उस धर्म के प्रति 100% जो है कि अपनी वो रखते हैं कि भावना है आपके साथ जुड़ा, और आप भावनाओं में आके क्या करते हैं कि उसका उत्तर दे देते हैं और आप भी एक साइबर अपराध कर देते हैं। उसका जो प्रोफाइल है, उसकी प्रोफाइल तो वो है, उसकी प्रोफाइल जो है वो तो फेक है, लेकिन आप उसमें फंस जाते हैं। तो अगर इस प्रकार के पोस्ट आपको प्राप्त हो तो आपको कोई मैसेज नहीं करना है और अपने माता पिता या बड़ों को जानकारी दीजिए जिससे वो आपकी सहायता कर सकते हैं। वो अगर नहीं कर पाते हैं तो आप 1930 नंबर डायल करिए और वहाँ से हम लोग आपकी सहायता करेंगे। अब अगली बात यह है कि कृपया यह भी याद रखें कि एक अच्छा इंटरनेट उपयोगकर्ता होने के नाते आपको घटिया कमेंट, दुखदाई मैसेज या परेशान करने वाली पिक्चर्स, वीडियो ऑनलाइन शेयर नहीं करना चाहिए। कृपया सतर्क रहें और यह जांच करके ही आपकी पोस्ट, कमेंट या वीडियो आपके दोस्त या किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी परेशान करने वाली न हो, ऐसी दशा में ही पोस्ट करें। और ऐसी दशा में बिल्कुल पोस्ट न करें जिससे आपके दोस्त, मित्र या अन्य किसी व्यक्ति को लिए वो दुखदाई या परेशानी का कारण हो। आपको भी साइबर बुली नहीं बनना चाहिए क्योंकि आप ऐसा करना दंडनीय अपराध है और यह पीड़ित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है और इस पे आपके ऊपर जो है कि कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। अब हम आप लोग को इस बारे में जानकारी देंगे कि अगर आप साइबर बुलिंग के पीड़ित हैं तो आपको क्या करना चाहिए। यदि आपको महसूस होता है कि आप साइबर बुलिंग के पीड़ित हैं तो कृपया अपने बड़ों को सूचित करें ताकि हस्तक्षेप करके कर सकते हैं, आपकी सहायता कर सकते हैं और निम्नलिखित सुझावों से निपटने में सहायक हो सकते हैं। जिसे तत्काल माता पिता या बड़ों को सूचित करें। इसमें क्या है कि हम संकोच करते हैं, अपने माता पिता को नहीं बताते। बताइए, उनको सारी बातें बताइए, अपने बड़ों को बताइए, अपने बड़े भाई को बताइए, अपने बड़े बहन को बताइए, लेकिन उसकी जानकारी उनको दीजिए अपने घर वालों को।
यदि कोई आपको डरा धमका रहा है तो तत्काल अपने माता पिता बड़ों को सूचित करिए। यह न सोचिए कि माता पिता आपको ऑनलाइन कार्यकलापों को प्रतिबंधित कर देंगे या आपसे कंप्यूटर या स्मार्टफोन उपयोग न करने के लिए कहेंगे। उन्हें सूचित करना महत्वपूर्ण है ताकि आपकी सहायता व मार्गदर्शन वो कर सके और पूरी बात स्पष्ट रूप से अपने माता पिता और बड़ों को बतानी है, उनसे कुछ छुपानी नहीं है हमें। ये तो हमारा पहला कारण हो गया कि अगर आप उसके शिकार हैं तो कैसे बच सकते हैं। दूसरा यह है कि बुलिंग की पहचान करना। अब बुलिंग की पहचान करने की कोशिश करें कि वह जानकार है या अनजान व्यक्ति है। आपको यह पता लगाने की कोशिश करना चाहिए कि बुली जो है आपको परेशान क्यों कर रहा है। बुली आपका दोस्त या कोई परिचित व्यक्ति हो सकता है। आपको बुली तक पहुंचने में अपने माता पिता या अध्यापकों या दोस्तों की या बड़े भाई बड़ी बहन की मदद लेनी चाहिए या ले सकते हैं। और आपको बुली करने से उससे रोका जा सकता है। अब देखिए, दूसरा है बुली को तो ब्लॉक करते हैं। ये तो आपको तुरंत करना है। यदि बुली आपको डराने धमकाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपयोग कर रहा है तो आप उसे ब्लॉक कर सकते हैं और सभी मीडिया ऐप या सेवाओं में यूजर को ब्लॉक करने का विकल्प होता है। अब देखिए, पोस्ट या मैसेज को कलेक्ट और सेव करें। तो आपके विरुद्ध प्रयोग किए गए पोस्ट या मैसेज को सेव कर ले और कानूनी कार्रवाई किए जाने के मामले में इस प्रकार मैसेज या उसका उपयोग साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। तो उसको तो सेव कर लें। अगर जो बुली के द्वारा अगर आपको बुली किया गया है और बुलिंग के द्वारा जो है कि आपको दो शब्द है बुली का, अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, बुलिंग जो है जो आपके साथ कर रहा अपराध कर रहा है और बुली आप बन जाते हैं, तो आपको उसके मैसेज और उस पोस्ट को डिलीट नहीं करना है, सेव रखना है, जिससे उसके प्रति जो है कि हम कानूनी कार्रवाई कर सकें। अब बुली को कभी भी आक्रामक उत्तर न दें। बुली चाहता है कि आप आक्रामक हो जाएं और आप उससे बहस हो। इससे अनावश्यक रूप से सूचना में फायदा होता है। इसलिए बेहतर तरीका यह है कि आप विनम्रता पूर्वक व्यक्ति को इसे बंद करने के लिए कहें और यदि वह नाराज हो जाता है तो उससे चैट बंद कर दे और उसे ब्लॉक कर दे। अगला पॉइंट हम जो आपको बता रहे हैं, यदि आपके माता पिता बड़ों की जरूरत महसूस हो तो वे बुली के खिलाफ शिकायत करने के लिए पुलिस स्टेशन पर भी संपर्क कर सकते हैं। अब एक और है, इसके बारे में हम लोग बताएंगे। अब हम लोग साइबर गेमिंग के बारे में आप लोग को बताएंगे कि साइबर गेमिंग किस प्रकार से की जाती है। आज हम लोग बुलिंग के बारे में पढ़े तो साइबर गेमिंग के बारे में आप लोगों को पढ़ाएंगे और क्लास 15 मिनट का ही हम लेंगे। आज लंबा हो गया क्योंकि साइबर अपराध के बारे में हमको शुरू से बताना था। तो एक चीज़ और है, क्या आप जानते हैं कि किसी को ऑनलाइन धमकाना गैर कानूनी है, अनैतिक है। यहाँ तक कि यदि आप उन्हें आपत्तिजनक संदेश भेजते हैं तो उन्हें भद्दे भद्दे नामों से बुलाते हैं तो वे कैसे लगते हैं इस बात पर टिप्पणी आपको खुद करना है और इत्यादि को आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो इस बात के बारे में आप थोड़ा सोचिएगा, थिंक करेगा। ये हम आपको फूड ऑफ टॉक दे रहे हैं और इसके बारे में आपको सोचना है और समझना है कि कैसे हम साइबर अपराध से बच सकते हैं और बचना है। थैंक यू। अगले क्लास में हम आप लोगों को साइबर गेमिंग के बारे में बताएंगे और इस प्रकार से सारी चीज़ों के बारे में बताते चलेंगे।